टू अनदर सेशन ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट सेशन में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? लीनियर किसको बोलते हैं हम लोग? दो क्राइटेरियाज हैं लीनियर होने के लिए। फर्स्ट इज जो भी डेरिवेटिव होता है और वाई का जो टर्म होता है, ठीक है ना, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट तो दोनों होगा, वाई भी डिपेंडेंट होता है एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एनी डेरिवेटिव नो मैटर व्हाट इज इट्स ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर व्हाट एवर, ठीक है। तो उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का भी लीनियर हो सकता है, डबल डेरिवेटिव वैसे इसका पावर होगा कुछ, तो फिर वो 2 3 या फिर कुछ भी फ्रैक्शन में पावर हो, दैट इज़ नॉट लीनियर। तो लीनियर होने के लिए पहली क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है? y एंड y डैश, और जो भी डेरिवेटिव और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी 1, ठीक है। एंड दूसरा क्राइटेरिया है लीनियर होने के लिए, इच कोफिशिएंट डिपेंड्स ओनली ऑन x, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी कोफिशिएंट है, मतलब इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट नहीं दे रखा, कुछ देना हो तो दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लिया ऐसा कोई x³ हो गया एंड d2y ओवर dx² ले लिया मैंने, सेकेंड ऑर्डर कर ले देता हूँ कुछ, एंड हियर वी हैव 3x² ऐसा कुछ, dy ओवर dx प्लस e टू द पावर x 10x y इज इक्वल टू सम अनदर फंक्शन, लेट्स से sin x, ऐसा कुछ। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर, दोनों क्राइटेरियाज ये फॉलो कर रहा है। पहली बात तो जो भी डेरिवेटिव्स है ना उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। ऑर्डर 2 है बट डिग्री इज 1, यहाँ पे जो भी डेरिवेटिव का टर्म है। और y है, y इटसेल्फ इट्स डिग्री इज 1। एंड जो भी कोफिशिएंट होगा y का या y के डेरिवेटिव्स का, दैट कोफिशिएंट शुड बी इधर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x, तो x का फंक्शन होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे अगर y आ गया ना, यहाँ पे इस केस में मान लो यहाँ पे y का भी कुछ टर्म होता, जैसे साइन y या y, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव के साथ एक और डेरिवेटिव या डेरिवेटिव के साथ y आ जाए, ठीक है ना, y या y² y का कोई टर्म आ जाए, तो फिर वो नॉन लीनियर हो जाता है, तो उसे लीनियर में कन्वर्ट करना होता है। आई होप यू आर, ठीक है ना, गेटिंग। यहाँ पे अगर y² आ जाए या y आ जाए, कहीं भी y आ जाए y के साथ, तो y² आ गया, मतलब कितना? y की डिग्री हो गई 2, तो ये फिर नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। y है यहाँ पे, जैसे इस फॉर्म में इक्वेशन हो, y डैश प्लस pxy इज इक्वल टू gx y टू दी y ऑन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको तो लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इधर लाके y को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे y³ हो जाए तो लीनियर में कन्वर्ट करना होगा, तो y की तो पहले डिग्री कितनी होगी? यहाँ पे 2 होगी, तो ऐसे ही नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे नॉन लीनियर हो जाएगा। और डिवाइड भी करोगे किसी चीज़ से तो नॉन लीनियर ही रहेगा, ठीक। तो लीनियर का क्राइटेरिया तो पहले समझते हैं हम लोग। खैर सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ना है हमें लीनियर का भी, आगे नॉन लीनियर भी देखेंगे, बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो फिर लीनियर का मतलब समझ में आ गया, दिस इज लीनियर, सेकेंड ऑर्डर हो थर्ड ऑर्डर हो नो मैटर। लीनियर के लिए 2 क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, y एंड y के डेरिवेटिव्स, उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, और वो एक दूसरे से मल्टीप्लाइड भी नहीं होने चाहिए, मतलब y के साथ y का डेरिवेटिव ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नॉन लीनियर में चला जाएगा, मतलब जो भी डेरिवेटिव है या y है उसका कोफिशिएंट दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, इसका कोफिशिएंट या तो कांस्टेंट हो या फिर फंक्शन हो x का, तो ये लीनियर का मतलब है। खैर आते अपने हम इक्वेशन पे। ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए। काफ़ी यूजफुल डिफरेंशियल इक्वेशन है और काफ़ी जगह यूज होता है ये, इसके फिजिकल एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये यूज होता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो कहीं, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में इसका यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हो गए, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस एंड डीके, वहाँ पे रेट वगैरह निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। एस्केप वेलोसिटीज में भी इसका यूज करा जाता है, एयर रेसिस्टेंस के प्रेजेंस में, ठीक है ना, या विस्कस ड्रैग के प्रेजेंस में, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो तो उस पर जो वैसे वेलोसिटी की वजह से जो रेसिस्टिव फोर्स लगता है, तो उस केस में भी इसका यूज करा जाता है, ठीक है ना, टर्मिनल वेलोसिटी पता करने के लिए। जैसे एयर रेसिस्टेंस के प्रेजेंस में कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है ऊपर से, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस, तो वो जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी ड्यू टू ग्रेविटी, एक सर्टेन
लेवल पे जाने के बाद एक सर्टेन इंस्टेंट पे आफ्टर सम टाइम एक सर्टेन वेलोसिटी उसकी हो जाती है, उस सर्टेन वेलोसिटी पे इसके ऊपर फोर्स लगने लगता है एयर के वजह से। एक तो नीचे लगता है mg ग्रेविटेशनल फोर्स इफ इट्स मास इज m, राइट। तो ये वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v के, मतलब माइनस भी अपोजिट लगता है। तो ये दोनों फोर्सेस अगर बराबर हो जाएं, ठीक है ना, तो के वी, और ऐसे लिखेंगे इसको, बट v से रिलेटेड होता है वो, और ये इक्वल हो जाता है किसके, mg के। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी को पता करना होगा, ऐसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा एंड यू नीड टू सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। आरसी सर्किट्स में इसका यूज़ करा जाता है, आरसी सर्किट्स में इसका यूज़ करा जाता है इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस के, एंड मेनी मोर एग्जांपल्स आर देयर। देन तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फॉर द पर्पस ऑफ क्वेश्चंस इन फिजिक्स और ऐसे भी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है हमें, चलो ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, सॉल्यूशन चाहिए इसका, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब y हमें चाहिए, y एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यही मतलब है सॉल्यूशन का। अच्छा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो स्ट्रक्चर इसका दिखाई पड़ रहा है, dy/dx प्लस px कुड बी अ कांस्टेंट टू, बट यहाँ पे हम लोग जनरलाइज फॉर्म ले रहे हैं, तो ये एक फंक्शन है, कांस्टेंट भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग होना क्या चाहिए, लीनियर होने के लिए x का फंक्शन होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो ये अब y तो हम लोग निकाल सकते हो, y ही सॉल्यूशन होगा, तो y बराबर सम फंक्शन ऑफ x आ जाए तो दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट आने वाला नहीं है, बिकॉज ये जो फॉर्म दिखाई पड़ रहा है, जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, नॉन इंटीग्रेबल है, वेरिएबल से वेरिएबल में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते इसको, ठीक है ना, तो ये नॉन इंटीग्रेबल है, ठीक है ना, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन इंटीग्रेबल। एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या इसको, एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस साइड तो dy होगा, ठीक है, एंड प्लस ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो px y माइनस gx, ठीक है, और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 0। एग्जैक्ट फॉर्म में भी इस टाइप का इक्वेशन दे रखा है, उसको कन्वर्ट कर सकते हो, बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा, कहीं एग्जैक्ट आया ही नहीं तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसकी उसका एग्जैक्टनेस चेक करना पड़ेगा। तो dy के बगल में n है, यहाँ पे m है, तो उसका एग्जैक्टनेस चेक कर सकते हो। तो दो अलग मेथड हो गया जो हमने पीछे पढ़ा, एक नया मेथड देखना है हमें इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका। तो ये जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में इसको रहने देते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दिस इक्वेशन इज नॉट इंटीग्रेबल, नॉट इंटीग्रेबल नहीं है। तो इंटीग्रेबल बनाने के लिए क्या चाहिए, वी नीड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वी नीड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए इन ऑर्डर टू मेक इट इंटीग्रेबल। कोई नहीं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एनी फंक्शन, वो x का फंक्शन हो सकता है, y का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। मान लिया कोई फंक्शन है हमारे पास, लेट्स से म्यू एक्स इज माई इंटीग्रेटिंग फंक्शन, और आई एक्स यू कैन टेक जो भी चाहो वो ले सकते हो। तो म्यू एक्स को इस इक्वेशन पे मल्टीप्लाई करने पे ये इंटीग्रेबल हो जाता है, मतलब हमारे काम का हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो इसको मल्टीप्लाई करा मैंने, dy/dx प्लस म्यू एक्स px y इज इक्वल टू, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड gx, ऐसा दिखाई पड़ता है। हमें म्यू एक्स चाहिए, ऐसा फंक्शन है जिसको इस पर मल्टीप्लाई करा और पूरा इक्वेशन जो है इंटीग्रेबल हो गया, और फ्रॉम देयर वी कैन इजिली फाइंड y, ठीक है ना। y को हम लोग सेपरेट करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते, पता कर सकते, ठीक है। तो म्यू एक्स ऐसा फंक्शन है, गुड। इसको जरा ध्यान से देखेंगे, इसको, इस वाले टर्म को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, इस वाले टर्म को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, इस पर फोकस करते हैं जरा। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जैसे अगर मैं मान लो मुझे डिफ्रेंशिएट करना हो x के साथ म्यू एक्स इंटू वाई को, ध्यान से समझेंगे जरा। ये दो फंक्शन है, तो म्यू एक्स हो गया हमारा कोई फंक्शन है जिसको हम लोग ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ कंसिडर करा है, तो म्यू एक्स भी एनी फंक्शन एंड वाई इज अ फंक्शन। अगर इसका प्रोडक्ट लेके हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या करेंगे, पहले y को एक एक करके भी कर सकते हैं, तो पहले हम लोग y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, म्यू को भी कर सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं। म्यू को छोड़ा, y को डिफ्रेंशिएट करा, प्लस y को छोड़ा एंड म्यू को डिफ्रेंशिएट करा,
म्यू को डिफ्रेंशिएट करा। तो कुछ ये जो फर्स्ट वाला टर्म है ना इससे मैच कर रहा है, मतलब इस पूरे को हम ऐसा कंसिडर करें कि दिस होल टर्म, बोथ दिस टर्म्स केम फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ म्यू एक्स इंटू वाई। ठीक है, वैसा फॉर्मुलेशन दिखाई भी पड़ रहा है यहाँ पे, इस वाले टर्म की वजह से हमने ऐसा कंसिडर करा, ये क्लियर दिखाई पड़ रहा है। अगर इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट ले लें तो म्यू एक्स को बाहर करा तो वाई को डिफ्रेंशिएट करा, देन प्लस ये वाला जो टर्म है, सिर्फ ये वाला टर्म को अगर बात करें हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं तो दिस टर्म इटसेल्फ, अपने आप में ये टर्म जो है, दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ म्यू टाइम्स वाई इज इक्वल टू म्यू एक्स पी एक्स वाई। ऐसा कंसिडर करने से ये चीज़ आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग म्यू एक्स निकाल सकते हैं। अगेन आई रिपीट, पहले तो मैंने क्या करा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया, कोई भी फंक्शन हम कंसिडर कर सकते हैं। हमने कंसिडर करा एक्स के टर्म में एक फंक्शन, उससे पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एंड दिस टर्म सिम्स लाइक कि ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे y को डिफ्रेंशिएट कराया गया है और म्यू एक्स को छोड़ दिया गया है। तो ये कुछ ऐसा है कि म्यू एक्स और y का प्रोडक्ट अगर हम ऐसे सोचे हम, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो म्यू को छोड़ा y को डिफ्रेंशिएट करा और प्लस y को छोड़ा म्यू को डिफ्रेंशिएट करा। तो एक वाला टर्म तो ये मिल रहा है, तो दूसरा इसको हम लोग वो कंसिडर कर लेंगे। ठीक है ना, ये क्या मिल गया, म्यू को छोड़ दिया, y को डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्लस इसको हम लोगों ने क्या कंसिडर कर लिया, म्यू को डिफ्रेंशिएट कर दिया, y को छोड़ा, दैट इज इक्वल टू, तो इसके बराबर। ठीक है, y और y कैंसिल हो जाने वाला है ऐसे ही। तो ये क्या आ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो डिफ्रेंसिएशन होगा, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझेंगे इसको जरा, लैंग्वेज में समझेंगे। डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स पी एक्स। यहाँ आता है फिर से, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स y का जो कोफिशिएंट है px। ये हमेशा दिमाग में रखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेरिवेटिव बराबर होगा इटसेल्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सोचोगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेरिवेटिव लिया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही कैसे आ जा रहा है, आ सकता है भाई एक्सपोनेंशियल अगर हो तो। और यूजुअली जितने भी टाइम्स हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, जहाँ भी हर जगह एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आने वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर समथिंग, जैसे पीछे पे आया e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ q dx और r dy। ठीक है, तो वो उस फॉर्म में आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो वही आने वाला है। मैंने एक तरीका समझा दिया देखने का। ठीक है ना, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखा हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डिफरेंशियल, कभी कभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे दे तो फिर सोचना होगा, इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डिफरेंशियल बराबर होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इटसेल्फ टाइम्स जो पी एक्स है, मतलब वाई का कोफिशिएंट। ऐसा देखना सीखेंगे इसको। इस पूरे को इरेज करता हूँ मैं, सिर्फ इस वाले पॉइंट पे आता हूँ। ये इक्वेशन दे रखा है, मैंने क्या बताया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इटसेल्फ टाइम्स पी एक्स। ऐसा, अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे। यहाँ म्यू एक्स डिवाइडेड बाई म्यू एक्स इधर आ जाएगा, इंटीग्रेट करने पे ln x आएगा, ये पता है आपको, एंड दिस इज पी एक्स डी एक्स, दिस इज नथिंग बट ln x। ओके, तो ये आएगा हमारे पास ln म्यू एक्स आएगा, सॉरी नॉट ln x, ln म्यू एक्स, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा पी एक्स डी एक्स को ऐसे रहने देता हूँ, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें म्यू एक्स चाहिए, यानी कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, दैट विल बी टू द पावर पी एक्स, वाई का जो कोफिशिएंट है, एंड डी एक्स। ऐसा करने से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मिल गया, बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नॉट आवर सॉल्यूशन, हमें वाई चाहिए, हमें वाई चाहिए। ठीक ना, हमें वाई चाहिए, तो वाई हम लोग पता करते हैं, लेट मी रिड्यूस इट्स साइज। तो y चाहिए, पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं फॉर सॉल्यूशन। ठीक ना, फॉर सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग पूरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, म्यू एक्स वाई डैश, तो डी वाई ओवर डी एक्स है। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, म्यू एक्स करा पी एक्स वाई इज इक्वल टू म्यू एक्स जी एक्स।
हमें चाहिए क्या, हमें y चाहिए, ठीक है ना। हमें एक फंक्शन हमें y चाहिए, y हमारा सॉल्यूशन होगा, y इज इक्वल टू समथिंग आए, वो हमारा सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो ऐसा तो लिखने को लिख दिया, यहीं से हम लोगों ने ये लाया भी, बट फिर से मैंने लिख दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये म्यू एक्स को मैं ऐसे रहने देता हूँ, आराम से समझेंगे इसको, है सिंपल। ये जो म्यू एक्स है इसको भी मैं ऐसे रहने देता हूँ। पी एक्स को हमने म्यू एक्स का टर्म लिखना है, इस वाले टर्म को समझेंगे जरा, यहाँ पे इस पे फोकस करेंगे जरा। यहाँ पे है एल एन और अंदर कोई फंक्शन है, ठीक है ना, तो एल एन रहने देता है उसको। इस इंटीग्रेशन को हम हटाते हैं और डी एक्स को नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो डी एक्स जब नीचे जाएगा तो इसको हम लोग क्या ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, डी एल एन म्यू एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, ऐसा ही कुछ है ये। डी एक्स को हम लोगों ने इधर लाया तो नीचे हो गया डी एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऊपर भी क्या होगा डी, और ये बराबर हो जाएगा किसके, पी एक्स के। मतलब पी एक्स इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ म्यू एक्स, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिवाइडेड बाई एक्स, मतलब डी एक्स, मतलब एक्स के साथ डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे किसका, एल एन म्यू एक्स का। ऐसा इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। वही चीज़ है, डी एक्स इधर जाएगा तो यही चीज़ डी एक्स इधर जाने के बाद इंटीग्रेट करा, तो इंटीग्रेट करने के बाद जो डी है डिफरेंशियल वाला टर्म वो तो हट जाएगा, तो कंप्लीट ये एल एन म्यू एक्स हो जाता है, ठीक है। तो पी एक्स के जगह हम ये वाला टर्म लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पी एक्स के जगह ये वाला टर्म लिखेंगे हम, तो ऊपर जो होगा ये, इस पी एक्स के जगह ये वाला टर्म लिख सकते हैं। और इसको अगर आगे फर्दर एक्सप्लेन करा जाए या एक्सपेंड करा जाए ऐसा बोलो, तो एल एन म्यू एक्स को हम लोग इसके साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसको मैं इधर बता देता हूँ, है कुछ नहीं, सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है। इसको एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स के साथ थोड़ी करेंगे, चैन रूल के हिसाब से पहले हम लोग इसको म्यू एक्स के साथ लेते हैं नीचे, इंटू म्यू एक्स को फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके साथ, एक्स के साथ। तो ये क्या बन जाता है, 1 ओवर म्यू एक्स, और यहाँ पे हो जाता है डी म्यू एक्स ओवर डी एक्स। तो दिस इज नथिंग बट पी एक्स, दिस इज नथिंग बट पी एक्स, ये पी एक्स है हमारा। तो पी एक्स के जगह ये वाला टर्म हम लोग लिख सकते हैं 1 ओवर म्यू एक्स डी म्यू एक्स ओवर डी एक्स। इसके जगह लिखेंगे हम लोग डी म्यू एक्स ओवर डी एक्स और 1 ओवर म्यू एक्स, और y को एज इट इज रहने दिया मैंने, म्यू एक्स जी एक्स। म्यू एक्स कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे म्यू का डिफ्रेंशिएशन है किसके साथ, एक्स के साथ। तो यहाँ पे ये ऐसे दिखाई पड़ रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस यहाँ पे y और डी म्यू एक्स ओवर डी एक्स। यहाँ पे म्यू निकला, y को डिफ्रेंशिएट करा, प्लस y निकला, म्यू को डिफ्रेंशिएट करा, तो ये दोनों का डेरिवेटिव है y और म्यू का। एंड दिस साइड वी हैव या, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ म्यू एक्स एंड y, इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू एक्स, ठीक है, इंटू y, और इसका पूरे का क्या है ये डेरिवेटिव विथ x, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, तो जहाँ भी डेरिवेटिव लेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जब तक x के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नीचे dx ही होगा। इस साइड क्या होगा हमारे पास, म्यू एक्स जी एक्स, y निकालना है हमें, dx को इधर ले जाएंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो d हट जाएगा, तो y विल बी, इसको मैं यहाँ इरेज करके लिखता हूँ, या फिर अगले पेज में आगे आ जाते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आया ये d म्यू एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू म्यू एक्स जी एक्स, ये आ। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एक स्टेप अगले स्टेप में आएगा म्यू एक्स इंटू वाई, डी हट जाएगा आफ्टर इंटीग्रेटिंग, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग म्यू एक्स जी एक्स डी एक्स, then y will be 1 over mu x is our integrating factor, integral of mu x gx dx, ये होगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था उसका सॉल्यूशन। तो तीनों को
तीनों स्टेप्स को मैं लिखता हूँ। पहला स्टेप्स तो हमें दिखाई पड़ना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे पी एक्स है, पी एक्स इज कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ एक्स। तो एक्स का फंक्शन होना चाहिए जब तक इसको लीनियर होना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। मैंने बताया एक चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली जो पी एक्स दिखाई पड़ रहा है, दिस इज नथिंग बट, पी एक्स इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डेरिवेटिव लिया, दैट विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स पी एक्स, ऐसा होता है, ठीक है। वो हमने देखा यहाँ करके। खैर हमें ये चीज़ निकालना था, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया था म्यू एक्स विल बी ई टू द पावर पी एक्स डी एक्स आया था, पी एक्स डी एक्स, दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पहला काम तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इक्वेशन हमें दिखाई पड़ रहा है, पी एक्स वगैरह को हम आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इज फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला हमने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद ये फॉर्मुलेट करेंगे हम लोग ऐसा फॉर्मूला, एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। y ही चाहिए ना हमें एज अ फंक्शन ऑफ x, दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये एक तरीका रहा, इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। Here I have a question. क्वेश्चन दे रखा है y डैश प्लस y tan x इज इक्वल टू साइन 2x, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, एंड y जीरो इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे 1 ले लेना y के वैल्यू को, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कोई नहीं। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे तो दिखाई पड़ रहा है वही सेम फॉर्मेट है इसका, डेरिवेटिव है y का कोफिशिएंट यहाँ पे tan x है, tan x इज नथिंग बट px, जो px हमने पीछे देखा, एंड दैट इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है ना। साइन 2x ये हमारा gx हो गया। तो px यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, पहला काम क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। और जो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, y विल बी म्यू एक्स इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रल ऑफ म्यू एक्स जी एक्स डी एक्स, ठीक है ना। म्यू एक्स डी एक्स इसको इंटीग्रेट करते थे हम लोग। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालते हैं, सिंपल है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैंने म्यू एक्स कंसिडर करा है, दिस इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग इसको tan को dx के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे tan को पहले हम लोग, tan का हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे और उसको उसका एक्सपोनेंशियल रखेंगे, तो वो चीज़ आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको सॉल्व करते हैं, tan का इंटीग्रेशन विद x। तो tan x को इंटीग्रेट करने के लिए इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। अगर इसका इंटीग्रेशन पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कर सकते हैं इंटीग्रेट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin x ओवर cos x dx, ठीक है। और यहाँ पे cos x को कंसिडर कर लो, कुछ भी t डिफ्रेंशिएट करा, वी गेट माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देन डी एक्स के जगह हम लोग लिखेंगे डी टी ओवर साइन एक्स। तो डी एक्स के जगह डी टी ओवर साइन एक्स लिखेंगे, नोमिनेटर में साइन एक्स है एंड डिनोमिनेटर में कॉस एक्स डी एक्स। तो डी टी ओवर साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 ओवर यू विल बी देयर, माइनस 1 ओवर टी कंसिडर करा था इसको, एंड दिस इज टी टी, ऐसा। तो ये आ जाएगा माइनस एल एन टी, टी के जगह हमने कॉस एक्स कंसिडर करा था, तो प्लस सी आएगा यहाँ, कोई नहीं, तो माइनस एल एन कॉस एक्स, ठीक है ना, माइनस एल एन कॉस एक्स। और माइनस को अगर अंदर ले जाते हैं तो इसका पावर हो जाएगा कॉस टू द पावर माइनस 1, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एन 1 ओवर सेक एक्स, ऐसा, ठीक है। माइनस जाएगा तो पावर पता है, कॉस का पावर माइनस 1 हो जाएगा, कॉस इन्वर्स नहीं होगा वो, कॉस का पावर माइनस 1 एक्स, ठीक है ना। इन्वर्स भी ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे ना लिख के पूरे पे माइनस 1 करना, ऐसा, तो 1 ओवर सेक एक्स हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमें मिला, ठीक है, ई टू द पावर माइनस, और यहाँ पे आया था एल एन कॉस एक्स, दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको इसमें हम लोग पुट करते हैं। अच्छा एल एन है और नीचे ई है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 ओवर सेक एक्स हो जाएगा, जैसा मैंने लिखा था अभी, ई है एल एन 1 ओवर सेक एक्स, तो ई टू दी पावर एल एन, तो वो एल एन और ई तो हट जाएगा, ये फाइनली बचेगा 1 ओवर सेक एक्स। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, सब 12th क्लास की चीज़ें हैं जो भी अभी पढ़ रहे हो आप।
ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं sec x नीचे आएगा तो sec x अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा। हियर को यहाँ पे हो जाएगा sec x एंड डियर इंटीग्रेट करना है हमें, यहाँ पे इसकी जगह 1/sec x तो रहेगा sec x, एंड gx क्या था हमारा sin 2x था। sin 2x का क्या मतलब हो गया, sin 2x में लिख सकते हैं हम लोग 2 sin x cos x, ठीक है, एंड dx 2 sin x cos x dx है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना होगा, फिर से सब्स्टिट्यूशन से करके इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। मैं साइड में लिखता हूँ, इतने पोर्शन को इंटीग्रेट करना था हमें, 2 को बाहर कर लेता हूँ मैं, 1/sec x was there and sin x cos x dx, गुड। cos x की जगह कंसीडर कर लो t, आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले, दिस वाज dt ओवर sin x, राइट। तो यहाँ पे dx की जगह माइनस, पहले तो माइनस आ जाएगा बाहर, dt ओवर sin x कैंसिल हो जाएगा, cos की जगह t है, t dt डिवाइडेड बाई sec x, तो sec x इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ cos, दैट इज t माइनस 1, दिस इज t माइनस 1, ऊपर जाएगा, दिस विल बी -2t स्क्वायर dt। सॉल्व करने के बाद आएगा ये t क्यूब ओवर 3 एंड प्लस c, यू कैन टेक, तो -2t क्यूब ओवर 3 ये आएगा। t के जगह में cos रखना था, तो इंटीग्रेशन इसका 2/3 cos क्यूब x प्लस c, यू कैन टेक, तो -2/3 cos क्यूब x इंटीग्रेशन आएगा इसका। इसको इंटीग्रेट करने पे आया sec x -2/3 cos क्यूब x प्लस c, ऐसा sec को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, -2/3 cos x को स्क्वायर x प्लस sec x इंटू c, तो c बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, तो c इंटू sec x। y का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है x इज इक्वल टू 0, मतलब c का भी वैल्यू बोल रहा है, पता कर ही लो। तो x इज इक्वल टू 0 पे y 1 है, x इज इक्वल टू 0 पे ये y सब तो 1 हो जाएंगे, ये भी 1 होगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे, तो 1 1, तो c का, और ये वैल्यू हो जा रहा है, इसका 1 आ जा रहा है, तो यहाँ पे तो 1 आने वाला, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इज इक्वल टू -2/3 प्लस c, तो c आ जाएगा, इसको इधर लेंगे हम लोग, एंड 3 -5/3 ऐसा आएगा, तो c का वैल्यू -5/3 आ रहा है, यहाँ पुट कर लेंगे, तो y का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, मतलब फंक्शन 5/3 sec x, सॉरी दिस वाज sec x, ऐसा कुछ होगा, तो दिस बी द सॉल्यूशन ऑफ एबव डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट आरसी सर्किट, एलआर सर्किट के बारे में क्वेश्चन, ये द सर्किट इज गिवन हियर, इसको मैं कंसीडर करता हूँ। यहाँ पे डीसी पावर दे रखा है, डीसी भी दे सकता है, एसी भी दे सकता है, ठीक है, एंड हियर वी हैव आर एंड हियर वी हैव एन इंडक्टर एल, ऐसा कुछ दे रखा है सिचुएशन, एंड वैल्यू ऑफ आर इज गिवन, दैट इज 11 ओम, L is also given, that is 0.1 H Henry, and E is given 48 volt। चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, थोड़ा सा ज़्यादा वेरिएशन इसमें आना शुरू हो जाता है, इफ दिस EMF बी एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स, ठीक ना, ऑल्टरनेटिंग EMF होता तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं चेंज करके इसके वैल्यूज़ को, ठीक है। तो इसमें करना क्या, हमें करंट के लिए एक इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना, करंट के लिए एक इक्वेशन बनाना है इसमें, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी लो, किरचॉफ्स रूल पता होगा तुम्हें, तो किरचॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लॉकवाइज ही चलते हैं, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, इसके अक्रॉस EMF के अक्रॉस तो 48 होगा, इंक्रीज कर रहा है वो, रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन इधर मैंने आई ले लिया, तो इसमें करंट के डायरेक्शन में आगे बढ़ने पे डिक्रीज करता है EMF, तो 11I, और इंडक्टर में करंट तो इस डायरेक्शन में, इंडक्टर में करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इंडक्टर में करंट के डायरेक्शन में जाने पे जैसे L जो है, तो L के वजह से इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इंडक्टर में जो EMF होता है,
वो उतने ही देर के लिए आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ जितने देर करंट चेंज हो रहा हो। तो मान लो इनिशियली ऐसे ही करंट अपने पीक वैल्यू पे पहुंच जाएगा तो इसके अंदर इसके अक्रॉस ईएमएफ आना बंद हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आना इसके अक्रॉस बंद हो जाएगा। तो मान लो कि स्टार्ट करा जा रहा है, या तो स्विच ऑन हो रहा है तो जस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट बेसिकली एट द इंस्टेंट व्हेन वी आर, ठीक है ना, क्लोजिंग स्विच। तो जब क्लोज कर रहे हैं हम लोग स्विच को तो उस इंस्टेंट पे इसके अंदर ईएमएफ आएगा कुछ, या फिर जब हम लोग ओपन कर रहे हैं करंट हम लोग ऑफ कर रहे हैं तब, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑल्टरनेटिंग सोर्स होता है तो कंसिस्टेंटली इसके क्रॉस ईएमएफ आता। तो मान लो करंट जिस समय इंक्रीज करेगा, जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेता है, वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम लेता है इन ऑर्डर टू, ठीक है ना, रीच इट्स पीक वैल्यू, तो मैक्सिमम तक पहुंचने में। तो उस पीच के तो कोई भी आर्बिट्री सिचुएशन हम लोग ले लेते हैं, मान लो इसमें करंट चेंज कर रहा है तो उसके अक्रॉस ईएमएफ, अब करंट अगर बढ़ रहा है तो ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हायर टू लोअर जाएंगे हम लोग तो माइनस आएगा, और ईएमएफ जो होता है इंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन करंट के। तो एल डी आई डी टी होता है वो, तो एल आई डैश वी कैन राइट एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिंपली आएगा ये एल आई डैश प्लस 11i इज इक्वल टू 48। ये या तो इनिशियल होगा या फिर फाइनल। इनिशियल सिचुएशन हो सकता है जब हम लोग स्विच ऑन कर रहे हैं, या फिर जस्ट जब हम लोग स्विच ऑफ कर रहे हैं उसी इंस्टेंट पे। अदरवाइज ये एल वाला फैक्टर डिसअपियर हो जाएगा, डी आई डी टी 0 हो जाएगी जब स्टेडी स्टेट गेन कर लेगा करंट तब। L is nothing but 0.1 Henry L plus 11i is equal to, सॉरी यहाँ पे एक चीज I था ना, एंड 48। तो एक लीनियर इक्वेशन ही बन रहा है, बट यहाँ पे जो पीछे वाले केस में लीनियर इक्वेशन था, यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन था px और gx जो मिल रहा था, जो दो वेरिएबल्स थे हमारे पास, ठीक है, I की जगह तो i डैश आ गया और I आ गया, बट px gx की जगह हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इनको सॉल्व करना तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है, कांस्टेंट से तो कुछ झंझट ही नहीं है, डायरेक्ट ये वेरिएबल सेपरेबल में जाके सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई लोचा नहीं है, ठीक। तो 0.1 से अगर इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना, आर को, तो ये 110 हो जाएगा, ये 480 हो जाएगा। तो आई डस 110i इज इक्वल टू 480 ऐसा, ठीक है। और इसको सॉल्व करना है तो करना क्या है, यहाँ पे डी आई ओवर डी टी है एंड दिस इज नथिंग बट 480 माइनस 110i। इसको इधर लाएंगे, डी आई पढ़ा होगा आपने इसको फिजिक्स में, इंटरमीडिएट में ही पढ़ा होगा इसको, आगे तो फिजिक्स के कोर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। इसको इंटीग्रेट करना है, लॉग में जाएगा -12 आ जाएगा, ln 480 माइनस 110i एंड दिस विल बी t प्लस c यू कैन से। अगर लिमिट्स हमें पता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इनिशियल और फाइनल वैल्यू लेना है तो लेट इनिशियल करंट, यहाँ पे i का वैल्यू अगर 0 होगा इनिशियली तो i 0 होगा, तो इनिशियल ln के जगह 480 लिख लेंगे, i 0 होगा तो t इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे होगा t इक्वल टू 0 से t तक की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे तो करंट 0 होगा, ठीक है। तो ln के जगह हम लोग ln 480 लिख लेंगे और फाइनल वैल्यू ये हो जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आएगा ln 480 माइनस 110i एंड डिवाइडेड बाई 480, माइनस साइन को अपोजिट साइड भेज दो, माइनस t, ln इधर जाएगा 480 आएगा, तो ये आ जाएगा 480 e टू द पावर माइनस t, ठीक है। और ये ln तो चला गया, एक्सपोनेंशियल बन गया, 480 पे इसमें मल्टीप्लाई हो गया, एंड यहाँ पे एक बार और आएगा 480 माइनस 110i, ठीक है। तो ये माइनस है, इसको इधर लाएंगे और i को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग, ठीक। और इसको इधर लाएंगे 480 कॉमन भी कर सकते हैं, तो बनेगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी, ऐसा। इसको सॉल्व करना है, कर लो, आगे लिख लो इसको। तो आई आ गया यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा, ठीक है। तो ये एक फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन छोटा सा था, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा नॉन लीनियर फॉर्म, ठीक है ना, इसको हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन भी बोला करते हैं। नॉन लीनियर फॉर्म क्यों? लीनियर के लिए जो दो क्राइटेरियाज थे वो मैंने बताए थे, ठीक है। तो y की या जो भी डेरिवेटिव्स है ना उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। यहाँ पे y की डिग्री कितनी है? 1 से ज़्यादा है। n कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर
कोई जरूरी नहीं है कोई नेचुरल नंबर ही होगा 1 2 3 4 5 6, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन है। तो ये तो नॉन लीनियर है, वी नीड टू रिड्यूस इट इन लीनियर फॉर्म, इसको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो लीनियर फॉर्म में रिड्यूस होगा तो जब तक ये वाई के फॉर्म में तब तक तो लीनियर होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ भी करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, कॉमन लो, कुछ भी करो, ये पावर तो भाई जिंदा रहने वाला है। तो पावर को कम्प्लीटली डिसअपियर करना है, इसका एक ही तरीका ये, अब आगे जो इक्वेशन है ये वाई में नहीं रहने जाने वाला, उसको हमने कन्वर्ट करना होगा वाई से किसी अदर वेरिएबल में, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिमेन्स सेम, एक्स अभी है, बाद में भी एक्स ही रहेगा। तो वाई को हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। उसके लिए करते क्या है, पहले समझते हैं इसको। तो इसको क्या करा मैंने, जैसे मान लो इसको पूरे को डिवाइड कर दिया वाई टू द पावर एन से, तो यहाँ वाई टू द पावर एन आएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ये जो पी एक्स एज इट इज रहेगा, एंड नीचे चला जाएगा यहाँ पे वाई टू द पावर 1 है और नीचे तो n माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू जी एक्स। तो वाई टू द पावर n और वाई टू द पावर n माइनस 1 वाला टर्म आ रहा है, इसको मैं अलग लेता हूँ। यहाँ पे देखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स पी एक्स डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू जी एक्स। एक एक करके समझते हैं यहाँ पे टर्म्स को। इस वाले टर्म पे फोकस करेंगे जरा, इस पूरे टर्म पे। ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे मान लो वाई टू द पावर 8 हो और इसको डिफ्रेंशिएट करें हम लोग, तो x के साथ अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो डायरेक्ट तो x के साथ होगा नहीं है, तो पहले तो इसको हम लोग y के साथ बिकॉज पावर रूल लगाएंगे एंड देन y को x के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, पावर कम हो जाएगा एंड डी वाई ओवर डी एक्स। ये वाला टर्म भी वैसे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे y का पावर कितना है माइनस है तो कुछ पावर यहाँ पे, एंड बगल में y का डेरिवेटिव x के साथ, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, y का कुछ पावर है और y का डेरिवेटिव x के साथ। तो ये जो बगल में दिखाई पड़ रहा है दिस इज नथिंग बट ये जो पूरा का पूरा जो टर्म आया हुआ है, ये पूरा का पूरा जो टर्म आया, ये पूरा का पूरा टर्म ये कहाँ से आया, y का कुछ पावर था उसको डिफ्रेंशिएट करने पे आया। अच्छा यहाँ पे जो लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स के बगल में 7 है और इसके बगल में उससे एक ज़्यादा है, मतलब अगर ये माइनस n है तो इसके बगल में माइनस एन प्लस 1 यानी कि n माइनस 1 कर लो, माइनस एन प्लस 1 तो 1 माइनस एन हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये हो जाएगा 1 माइनस एन, माइनस एन में 1 जोड़ा एंड डिवाइड कर दिया इसको, इस पूरे को हमने ऐसे ले लिया एंड 1 माइनस एन से इसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म दिखाई पड़ रहा है दिस इज नथिंग बट डी और y टू द पावर 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई डी एक्स एंड 1 माइनस एन, ऐसा तो लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा टर्म इतना है कुछ, ठीक है, मतलब ये डेरिवेटिव है किसका, y टू द पावर, अगर इसको और सही से लिखना हो तो ये 1 माइनस एन और ये डेरिवेटिव है 1 बाई एन माइनस 1, इसका डेरिवेटिव है, मैं इस पर डैश लगा देता हूँ। अब ये डी वाई ओवर डी एक्स लिखने से अच्छा है, ये थोड़ा सा टेबल दिखाई पड़ रहा है, y 1 ओवर वाई टू द पावर एन माइनस 1 का यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, ये वाला टर्म, मतलब ये वाला टर्म पूरा का पूरा ऐसा, ठीक है। तो मैं करता क्या हूँ, ये जो टर्म दिखाई पड़ रहा है 1 ओवर वाई टू द पावर एन माइनस 1, ये दोनों जगह यहाँ भी है और इस वाले टर्म में भी आ रहा है, इसको मैंने पूरे को इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो ये पूरा का पूरा चीज़ ऐसा दिखाई पड़ रहा है एन माइनस 1 बाई इसका डेरिवेटिव प्लस पी एक्स वाई टू द पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू जी एक्स। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा फंक्शन जो था वो y में था, पहले किस में था, y में था, और y टू द पावर n था, y टू द पावर n माइनस 1 था। अब ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक कॉमन टर्म दिखाई पड़ रहा है y टू द पावर n माइनस 1, तो n तो कुछ भी हो सकता है, मतलब डिग्री y की 1 नहीं है, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म मतलब जो भी y है ना, x का तो टर्म तो रहेगा यहाँ पे, जो भी y है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए और उसके डेरिवेटिव की भी यहाँ पे उसका डेरिवेटिव है। तो करता क्या हूँ यहाँ पे 1 ओवर y टू द पावर n माइनस 1 को मैंने कुछ कंसिडर कर लिया, लेट्स से t, इस पूरे को मैंने t कंसिडर कर लिया, तो दिस होल डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ बिकम 1 माइनस n और ये हो जाएगा t का डेरिवेटिव x के साथ dt ओवर dx
और टी से थोड़ा कम फैमिलियर होते हैं यहाँ पे जेड भी कंसिडर कर सकते हो इफ़ यू वांट टू टेक, ठीक है, जेड भी चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी टी ओवर डी एक्स प्लस इसको हमने क्या लिया, टी लिया था, कंसिडर करा था, तो ये आया पी एक्स एंड अगेन ये टी है तो नीचे 1/t रहेगा, पूरे को टी कंसिडर करा था तो टी आ जाएगा इज इक्वल टू जी एक्स। अब ये पूरा का पूरा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लीनियर फॉर्म में। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वही है, इंडिपेंडेंट तो एक्स ही है, डिपेंडेंट न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल वाई से हमने नए डिपेंडेंट वेरिएबल टी में कन्वर्जन कर दिया इसका। जेड में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, जिस चीज़ से आप फैमिलियर हो उसमें लिखा करो। तो दिस विल बिकम नाउ dz ओवर dx प्लस px टाइम्स z एंड x, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो z इज नथिंग बट 1 ओवर वाई टू द पावर n माइनस 1। कैसे लाया मैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। हमें करना क्या था, y का पावर n था, उसको कैसे भी रिड्यूस करके हटाना था हमें। तो पहले तो सेम करते, तभी तो कुछ सब्स्टिट्यूट कब कर पाएंगे, जब हर जगह से y हटाना हो, तो हर जगह y का जो टर्म है ना उसकी डिग्री पहले सेम करनी होगी एंड देन उसकी जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा, दैट्स व्हाई आई डिड दैट, ठीक है। तो इस तरीके से काम करते हैं। तो ये तो उसका एक्सप्लेनेशन हो गया कैसे आता है। बाकी डायरेक्ट लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, y टू द पावर n था, फॉर्मूले पे आता हूँ सीधा मैं, ये क्या आ रहा है समझ में आ रहा है, y टू द पावर n था, तो यहाँ पे जो भी पावर है ध्यान देंगे जरा, यहाँ पे ये जो टर्म दिखाई पड़ रहा है y को इधर लाने के बाद, तो 1/y टू द पावर n माइनस 1, 1/y टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। इसके जगह हमने क्या कंसिडर कर लिया, z कंसिडर कर लिया। यहाँ पे y का पावर जो भी दिखाई पड़ेगा उसमें से एक कम कर लो, और या फिर पूरे को y से डिवाइड कर दो, इसको gx को सिर्फ gx रहने दो, x का फंक्शन रहने दो, पूरे को ऐसा लाओ। यहाँ पे एक डेरिवेटिव वाला टर्म है, डेरिवेटिव वाले टर्म के बाद जो px है, यहाँ पे y को देखो जरा, y जिस फॉर्मेट में हो, 1/y टू द पावर n माइनस 1 था, उसको इसका जो कोएफिशिएंट है px का जो कोएफिशिएंट है ना, उसको हमने z कंसिडर कर लिया, दैट्स ऑल, ठीक है। px के कोएफिशिएंट को z कंसिडर कर लिया, तो ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन था हमारा, ये n माइनस 1 बना, सॉरी 1 माइनस n, दिस विल बी 1 माइनस n, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dz ओवर dx प्लस दिस होल थिंग नाउ बिकम्स px, और ये तो z था, अब ये लीनियर फॉर्म में आ गया जो होना चाहिए। वाइडस इसके बगल में कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट हो या x का फंक्शन हो, तो x का फंक्शन भी होता तो इधर ला लेते उसको हम लोग, क्या कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, पूरे को डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लो, ये लीनियर फॉर्म में आ गया। ये 1 ओवर 1 माइनस n इज नथिंग बट कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा एक टर्म है कांस्टेंट है। तो आ किस फॉर्म में गया, ये लीनियर फॉर्म में आ गया। अब लीनियर फॉर्म में आने के बाद पहला स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करने का तरीका मैंने बताया अभी पीछे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में, ठीक है, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ px dx होता है, तो वो तो चेंज होने वाला नहीं है बिकॉज ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड है, px इज रिलेटेड विथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। तो px dx आएगा, फाइनल सॉल्यूशन जरूर चेंज कर जाएगा इस केस में, ठीक है। तो पहले तो इसको इसी टर्म में करके और सॉल्व करेंगे, और 1/1 माइनस n है, इसको 1 माइनस n से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस n यहाँ भी आ जाएगा, 1 माइनस n यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो gx के जगह करना क्या है, हमने लिखा क्या था वहाँ पे पिछले वाले में, सॉल्यूशन कैसे लिखा था, y इज इक्वल टू, और यहाँ पे था हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड देन हमने इंटीग्रेट करा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर को और gx को इंटीग्रेट करा था dx के साथ, ये करा था। बट ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है तो z के फॉर्म में, तो पहले तो ये dz ओवर dx था, इस पूरे को हम लोग इधर ले जाते, मतलब इसको पूरे को 1 माइनस n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब px के जगह सिर्फ px नहीं होगा, 1 माइनस n होगा, 1 माइनस n टाइम्स px होगा एंड 1 माइनस n टाइम्स gx होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेंगे तो px के जगह एक और टर्म यहाँ बगल में रहेगा, बट वो कांस्टेंट होगा, इसके केस में अगर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिर्फ y होता तो उस केस में हो जाता, इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम लोग, तो 1 माइनस n भी रहेगा, y बिकॉज 1 माइनस n इज कोएफिशिएंट ऑफ z, ठीक है ना। तो z का कोएफिशिएंट यहाँ px इंटू 1 माइनस x होगा, और gx का जरूरत कब पड़ता है, जब y हम लोग लिखते हैं, तो y नहीं, इस केस में हम लोग z लिखने वाला है, z बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस होल डिफरेंशियल इक्वेशन, और बाद में उसको हम चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 ओवर म्यू x
जो कि यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना, और इंटीग्रेट करेंगे हम म्यू एक्स को अगेन, एंड जी एक्स के जगह आएगा तो यहाँ पे वही चीज़ फिर 1 माइनस एन हमने कॉमन कर लिया इंटीग्रेशन से बाहर, बिकॉज कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड जी एक्स डी एक्स ऐसा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगा, ऐसा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो लीनियर बनाने का काम था, लीनियर बनाने के लिए क्या देखेंगे हम, y की डिग्री कितनी है यहाँ पे, तो बेसिकली हमें देखना है px, तो y का जो px के बगल में क्या है y, ठीक है ना, तो px का जो कोफिशिएंट होगा, px किसका कोफिशिएंट था, y का यहाँ टर्म था, px का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग z कंसिडर कर सकते हैं, और z कंसिडर करते हैं, z के अलावा कुछ और भी कंसिडर कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है आगे, उनका स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है, वाई डैश इज इक्वल टू ए वाई माइनस बी वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ ले रखा है, ठीक है, और ये काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है उस हिसाब से। इसको पहले हम लोग उस फॉर्म में लाते हैं, बर्नौलीज वाले फॉर्म में, वाई डैश को वाई डैश लिखा, ठीक है, इसको मैं इधर लाता हूँ तो माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी वाई स्क्वायर आ रहा है। काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे जो पावर एन था उसकी जगह इस पूरे को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, हियर वी हैव पावर 2, नीचे में वाई डैश और डेरिवेटिव इसका, और यहाँ पे ए वाई टू द पावर 1 होगा, सिर्फ वाई टू द पावर 1 होगा, एंड इज इक्वल टू माइनस बी। तो ए का कोफिशिएंट कितना है, माइनस 1 ओवर वाई, इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे जेड, ठीक है, इसको z कंसिडर कर लेंगे, और यहाँ पे 1 माइनस एन वाला जो टर्म आया था उसको तो इसको कंसिडर करने के बाद ही लाएंगे उसको हम लोग, ठीक है। तो यहाँ लाए हम लोग इसको, यहाँ पे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके साथ, जैसे पीछे है देखो, dz ओवर dx, मतलब जो भी z लिया था हमने, ये 1 माइनस एन का टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि n कितना है कि 1 माइनस एन हम लोग लिखेंगे, उसको लिखने के चक्कर में नहीं पड़ना। ये जो टर्म आया है ना, z को x के साथ डिफ्रेंशिएट कर लेना, बाकी ये जो टर्म आने वाला है अपने आप आ जाएगा, ठीक है। z को x के साथ डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, dy ओवर dx आएगा, वहाँ पे ऑब्वियसली आएगा क्योंकि y को भी लेफ्ट साइड में हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा x के साथ। जैसे एग्जांपल में देखता हूँ मैं यहाँ पे, इसको हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं z को x के साथ, तो दूसरे साइड y को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 ओवर वाई स्क्वायर dy ओवर dx आएगा, ठीक है। तो dy ओवर dx को हम लोग बेसिकली सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दिस विल बी वाई स्क्वायर डी जेड ओवर डी एक्स, ठीक है ना, ये बनेगा वाई स्क्वायर डी जेड ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स वाई डैश था, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बनेगा वाई स्क्वायर, और नीचे का वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमेशा कैंसिल ही हो जाता है वो, एंड डी जेड ओवर डी एक्स, ठीक है, एंड माइनस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, y था तो y को 1 ओवर y को हमने z तो माइनस के साथ ही कंसिडर कर लिया था, तो a z और ये b, ये कैंसिल हो जाएगा, डी जेड ओवर डी एक्स प्लस ए जेड इज इक्वल टू बी, ये आ गया लीनियर फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट वगैरह कुछ बचा नहीं, 1 बचा, एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है ना, कांस्टेंट यहाँ पे 1 बचा, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है। अब ये लीनियर फॉर्म में आ गया, इसके बाद क्या करना है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करना है, एंड देन डन। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालना है हमें, तो म्यू एक्स सिस्टम में आएगा 1 ओवर e टू द पावर, इंटीग्रेट करेंगे हम लोग a को, तो a इज़ नथिंग बट अ कांस्टेंट, तो a dx आएगा, a dx, तो ये आ जाएगा e टू द पावर ax, ये म्यू आ रहा है हमारा, तो z भी इट्स सॉल्यूशन, तो z 1 ओवर म्यू एक्स होता है, तो ax हो जाएगा, इंटीग्रेट करते हैं हम लोग p को, g को और म्यू को, तो म्यू यहाँ पे e टू द पावर ax और टाइम्स b, तो b इज अ कांस्टेंट, बाहर चला गया, dx इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो z इज नथिंग बट b e टू द पावर ax, a बाहर आएगा फिर से, a e टू द पावर ax कैंसिल हो जाएगा, तो z आ रहा है b ओवर a इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट्स के हो सकते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे, ये सारे क्वेश्चन से इनको कर सकते हैं आप, ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, इसको मैं देख लेता हूँ, ये भी इसको देख लेता हूँ मैं, चलो इस वाले को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है समझते हैं इसको जरा, यहाँ पे ये हमारा पी एक्स है और ये जी एक्स है, ठीक है,
और ये लीनियर फॉर्म में डायरेक्ट दे रखा है, तो डायरेक्ट दे रखा है तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के ऊपर इंटीग्रेट करते हैं पी एक्स को, माने साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे, दिस विल बी टू द पावर माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करा, म्यू एक्स आ गया हमारा। सॉल्यूशन जो आएगा वाई ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेट करेंगे, म्यू को इंटीग्रेट करते हैं, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ई टू द पावर कॉस एक्स। ठीक है, एंड यहाँ पे ई टू द पावर कॉस एक्स एक और है, कॉस एक्स डी एक्स, म्यू इंटू जी करते हैं, दोनों में बीच में प्रोडक्ट है तो पावर इसका ऐड हो जाएगा, तो cos x माइनस कॉस एक्स जीरो हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 का डी एक्स हो जाएगा, x प्लस सी डिवाइडेड बाई टू द पावर माइनस कॉस एक्स, ये आ रहा है इसका वैल्यू। क्या इनिशियल वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 0 रखने पे y माइनस 2.5 आ रहा है, 2.5 x के जगह 0 रखना है, यहाँ 0 रखेंगे तो c ओवर ई टू द पावर 1 ई टू द पावर माइनस 1 बेसिकली, तो ये ऊपर चला जाएगा, या फिर c निकालना ही हमें, तो ये हो जाएगा माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई ई, c का वैल्यू इतना आ रहा है, तो c की जगह इसको पुट कर सकते हैं, देन वी गेट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन माइनस ये नेगेटिव 2.5 डिवाइडेड बाई ई एंड डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस cos x, this will be solution of this differential equation। ठीक है, बाकियों को सॉल्व कर सकते हैं आप स्क्रीनशॉट लेके। तो इनमें सबका सब तो सिंपल था, सबका सब लीनियर था, कहीं भी y के पावर का लोचा नहीं था। यहाँ पे ये नॉन लीनियर दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो -1 है यहाँ पे पावर इसका, तो ये y है, यहाँ पे x के बगल में ही y आ गया, तो -1 है, और यहाँ पे ये भी नॉन लीनियर में ही जाएगा, क्योंकि 1 ओवर y आएगा, y इधर जाएगा तो y स्क्वायर, तो दोनों में आके मल्टीप्लाई हो जा रहा है, दिस y टू द पावर माइनस वाई बेसिकली y में भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी वही चीज़ है, ये भी नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर है। ठीक है, तो यहाँ पे y और tan में चला गया ये। ठीक, तो इन सब को सॉल्व कर सकते हैं आप, ट्राई करेंगे इन सब को सॉल्व करने का। यहाँ बी टू ई का फंक्शन है y और 2x, इन सब को, ये कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे लास्ट वाले दोनों जो ये लीनियर है ही नहीं, ठीक ना, लीनियर और नॉन लीनियर वाले कंसेप्ट से इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ठीक है, ये tan दे रखा है यहाँ पे, tan y x माइनस 1, तो यहाँ पे dy ओवर dx है, तो dy tan y को यहाँ ले लेंगे एंड 1 ओवर x माइनस 1 dx इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्म में जाएगा, ये ऐसे इंटीग्रेट करना होगा। tan है तो इसको cos ओवर स्कॉट में कन्वर्ट करके और इंटीग्रेट कर सकते हैं, cot ओवर cos ओवर साइन करके, जैसे साइन ओवर cos आया था एक बार पीछे हमने इंटीग्रेट करा था, तो ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हर जगह लीनियर में ही दे रखा है, बट लीनियर है नहीं है, सो तो उसको अपने सिंपल कंसेप्ट से वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व करेंगे, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे। तो ये लीनियर खत्म हुआ, तो हमने पीछे वेरिएबल सेपरेबल देख लिया हमने। ठीक है ना, पहला जो फर्स्ट ऑर्डर का मेथड था, दूसरा होमोजीनियस देखा हमने। ठीक है ना, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस भी देख लिया हमने। तीसरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म देखा। ठीक है ना, रिड्यूस कैसे करेंगे एग्जैक्ट फॉर्म में, उसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्टनेस कैसे चेक करते हैं। एंड फोर्थ वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, एंड इसका एक और फॉर्म था बर्नौलीज इक्वेशन था। ठीक है ना, तो उसको हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे लीनियर फॉर्म में, एंड देन हाउ वी प्रोसीड, ये चारों चीज़ें हमने देखी। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में इतनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको।